प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के सफर में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का बड़ा असर देश पर पड़ा है। चाहे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल पेमेंट मोड पर आने के बाद एक डिजिटल क्रांति आई, लेकिन इसके अलावा कई बड़े फैसले लिए गए और उन फैसलों को लेकर जनता की अलग राय रही और विपक्ष की अलग राय रही। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र आहूजा विवेक जी। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप से पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप इन 12 सालों को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो इन 12 साल को हम कह सकते हैं कि ये प्रगति के 12 वर्ष रहे, बिल्कुल एक बदलाव के 12 वर्ष रहे। और प्रगति के बारे में तो आपने स्वयं भी दिखाया, लेकिन आपने जो दिखाया उससे कुछ अलग बात करूंगा। सड़कों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का एक जाल सा बिछ गया है। अब पहले कहीं से कहीं भी जाना होता था तो सोचना पड़ता था कि इस रास्ते पर कितना जाम होगा और गूगल मैप कितनी देर का रास्ता दिखाएगा। अब मुझे अगर दिल्ली या गुड़गांव से चंडीगढ़ भी जाना है तो मैं इतने मार्ग हैं कि उनमें से चयन करके गूगल पर देखकर जिसमें सबसे अधिक कम समय लगता हो उस मार्ग को पकड़ सकता हूँ। आपके दिल्ली को पार करना, जब गुड़गांव या फरीदाबाद से निकलते थे, एक महाभारत रहती थी। सोचना पड़ता था या तो सुबह जल्दी उठ करके निकलें, अब तो यूईआर पकड़िए, दिल्ली में से किसी भी समय निकलिए, बिना किसी लाल बत्ती के पूरी दिल्ली को आप पार कर जाइए। और केवल मैं ये दिल्ली और एनसीआर के आसपास की सड़कों की बात नहीं करता हूँ। दिल्ली के आसपास तो इतनी सड़कें बनी है, चाहे देहरादून एक्सप्रेस वे हो, मेरठ एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे हो, मुंबई एक्सप्रेस वे हो, द्वारका एक्सप्रेस वे हो, लेकिन ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में भी बनी हैं और टनल के मार्गों से जोड़ी गई हैं। अब कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में श्रीनगर से सोनमर्ग टनल के नाम से जो एक टनल बनी है, उसने पूरे कश्मीर का परिदृश्य बदल दिया है। सोनमर्ग जो कि एक पर्यटक स्थल है, केवल 6 महीने खुला रहता था, अब पूरे वर्ष खुला रहता है और वहां पर विंटर गेम्स आयोजित की जाती हैं। और जोजिला टनल, जो कि ना केवल विकास के लिए कश्मीर के, अपितु मैं कहूंगा कि रक्षा के क्षेत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बनती है, वह भी निर्माणाधीन है। गुवाहाटी को बाकी के पूर्वोत्तर से जोड़ने वाली उत्तर पूर्व की वह शानदार और खूबसूरत टनल अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जहां पहले रक्षा संसाधनों को पहुंचाना उत्तर पूर्व के सुदूर क्षेत्रों में असंभव सा लगता था, सेना पहुंच ही नहीं सकती थी, सैनिक उपकरण, टैंक आदि पहुंचाए नहीं जा सकते थे, लेकिन अब अंतिम छोर तक सड़कें बना दी गई। केवल सड़कें ही क्यों, यदि मैं रेल मार्ग की बात करूं तो ऐतिहासिक, केवल दीमापुर तक ही रेल जाती थी, दीमापुर से आगे कोई रेल की योजना भी नहीं थी, लेकिन अब कोहिमा तक उस ट्रेन को पहुंचा दिया गया है। और यहाँ एक और बात बतला दूं कि एक अंतरराष्ट्रीय सड़क भी निर्माणाधीन है जो पूरे उत्तर पूर्व को थाईलैंड तक जोड़ देगी। जो लोग बाई एयर थाईलैंड जाते हैं, सड़क मार्ग से भी बर्मा, रंगून, थाईलैंड तक जाने की वो योजना बना सकते हैं। तो इतना अधिक जो विकास हुआ, और केवल ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, मैं कहूंगा यदि रक्षा के क्षेत्र में देखें तो रक्षा के क्षेत्र में पहले हम दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि रक्षा के क्षेत्र में हम दूसरे देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करने लगे हैं। रक्षा के उपकरण निर्यात करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ट्राइड एंड टेस्टेड है ये उपकरण। ब्रह्मोस मिसाइल अभी जब मारी तो बिल्कुल पड़ोसी चिल्ला उठा कि अरे लगी लगी, बहुत तेज लगी, बहुत यहाँ लगी वहां लगी, और नुकसान की फोटो आप सभी के सामने आई। किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि ये कहे कि कोई दिखाओ कि प्रमाण कहाँ है। जैसा पहली बार की सर्जिकल स्ट्राइक में प्रमाण मांगे गए थे, तो इस बार प्रमाण मांगने की भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। राफेल
राफेल विमान है तो ये रक्षा के क्षेत्र में जो सैनिकों को दिए गए एक बहुत जबरदस्त टैंक अब अपने यहाँ बन रहे हैं, अर्जुन हो। और यहाँ मिसाइलें एक नहीं अनेक प्रकार की रक्षा के उपकरणों में भारतीय मिसाइलें बनाई गई और बाहर जी के देशों को बेची जा रही। जी इतना ही नहीं, अगर दवाइयों के क्षेत्र में मैं बात करूं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड आज भारत को कहा जाता है, और शायद जेनेरिक दवाइयों का मेरा देश सबसे बड़ा सप्लायर बनकर के उठा है, निकला है। कोरोना की बात भी आप कर रही थी तो वहां मैं दवाइयों की बात करता हूं। कोरोना के समय में जब अमेरिका जैसे विकसित देश ने, जिसे धन की कोई कमी नहीं है, धन कमाने की सोची और कोरोना की वैक्सीन का दाम इतना अधिक रख दिया और उसको -35 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता था, लेकिन भारत ने जो 2 वैक्सीन बनाई और वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत पूरे विश्व के हर देश को बांटी, ये केवल और केवल भारत ही कर सकता था। उस समय मुफ्त बांटी गई हमारी वैक्सीन पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत। और एक बार एक और दवा जिसका प्रयोग कहा गया कि करें कोरोना के अंदर, तो पूरे विश्व को कुनीन नाम की, क्लोरोक्विन नाम की वो दवा हमारे देश में भी, और हमारे देश में भी जो 144 करोड़ देशवासियों का देश है, उनको ऑक्सीजन देना, उस समय पूरी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बंद करके ह्यूमन यूज की ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना। जैसे जैसे स्थितियां बदलती जाती थी वैसे वैसे रेगुलेटरी पाथवे रोजाना बदलता चला जाता था, और हम रोजाना देशवासियों को, मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही होंगी हम लोगों से क्योंकि मैं भी उस वक्त सेवारत था, लेकिन देशवासियों के लिए अधिकतम प्रयास करके कोरोना के काल में, संकट के समय में, उस समय देश को निकाला। आगे चलते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। आज ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी में हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। शायद 30% से अधिक जी हम ग्रीन एनर्जी यूज करते हैं, जिसमें जल से बनी हुई, वायु से बनी हुई, सोलर एनर्जी। और इसी में अगर मैं कहूं तो पेट्रोल के अंदर जो 20% इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, जिस समय ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि हमें कभी पेट्रोल और डीजल के लिए देखना पड़ेगा, लेकिन भारत ने ना केवल अपना क्रिटिकल रिजर्व बनाया, अपितु उसका प्रयोग 20% सीधे घटा करके, क्योंकि उसमें इथेनॉल मिलाया गया, जी तो उसका प्रयोग आज यदि खाड़ी युद्ध के समय हमें अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने की कोई चिंता नहीं रहती, हाँ दाम कुछ बढ़े हैं, तो वैश्विक परिस्थिति में देखेंगे तो अन्य देशों में शायद मेरे देश के मुकाबले कहीं ज्यादा जी दाम इस आप समय आप पेट्रोल और आप डीजल के जिस तरह बढ़े हैं। की जी जिस तरह का आपने चीजें बताई हैं, ये तमाम चीजें विकास से जोड़ रही हैं, विकास हुआ है देश में, ये दर्शाती हैं। लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा जो है थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहेंगे नरेंद्र जी, कि जो हम फैसलों की बात कर रहे हैं, उन फैसलों को लेकर के जनता की अलग राय रही है, विपक्ष की अलग राय रही है, और कई जगह पर विपक्ष और जनता की एक जैसी राय रही है। अब वो कौन से फैसले हैं, थोड़ा सा मैं एक क्विक आपको जो है बताना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया और इसे काफी अप्रिशिएट भी किया गया। इसके अलावा 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई और बिल पास कराया गया। वहीं देश में नोटबंदी का फैसला सबसे चर्चित भी रहा, सबसे विवादित भी रहा, ये भी अपने आप में सामने आया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जो कि पहले मैनिफेस्टो से लेकर के लगातार जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा है, और इस मुद्दे को, जैसा कि हम आज भी बात कर रहे थे, 1990 के बाद से लेकर के 2014 तक ये जो है हर उसमें रहा है, मैनिफेस्टो में रहा है। 2017 की बात कर लें तो 2019 तक, 1990 से 2019 तक ये रहा है मैनिफेस्टो के अंदर अयोध्या का मसला। इसके अलावा सेना में अग्निवीर की योजना को लेकर भी जो है मोदी सरकार को काफी सवालों के घेरे में विपक्ष ने लेने की कोशिश की थी।
वहीं नागरिकता संशोधन कानून की हम बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जन धन खाता की बात करते हैं, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की बात करते हैं, जल जीवन मिशन की बात करते हैं। तो इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक एक करके दो दो वाक्यों के अंदर हर फैसले के ऊपर मैं टिप्पणी करता हूं। जी जी किसी जी। ने सोचा भी नहीं था और विपक्ष कहा करता था जिस दिन धारा 370 हटेगी उस दिन झेलम के अंदर खून की नदियां बहेंगी। मैं अभी श्रीनगर होकर के आया और श्रीनगर में मुझे लगा कि आज की तारीख में यदि पर्यटन सुरक्षित है तो श्रीनगर में बिल्कुल सुरक्षित है। सोनमर्ग, गुलमर्ग तक गए और वहां पर हमें तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया क्योंकि वहां पर्यटन पूरे यौवन पर था। धारा 370 हटाना, जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है नारा ऐसे ही नहीं बन गया। धारा 370 को हटाना और कश्मीर को पूरे देश के साथ जोड़ देना और कश्मीर को अपने देश का एक अभिन्न अंग कानूनी रूप से स्थापित कर देना और एक ऐसे समय में जहां हम कहते थे कि एक देश दो निशान, एक देश दो विधान, एक देश दो प्रधान थे ना। कोई भी कानून, भारतीय कानून कश्मीर में ऐसे ही नहीं लग जाता था। पहले उसको असेंबली से परमिशन दोबारा लेनी पड़ती थी। धारा 370 उसे विशेष दर्जा प्रदान करता था, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के बावजूद और विपक्ष के विरोध के बावजूद, पता नहीं क्यों पाकिस्तान और विपक्ष का विरोध एक जैसा क्यों हो गया, लेकिन धारा 370 हटी। 3 तलाक पर मैं यदि चर्चा करूं तो ये एक ऐसा फैसला था जब मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस देने का शाहबानो का केस हुआ तो उस समय मुस्लिम मतदाताओं के दबाव में या तुष्टीकरण के कारण उस समय कांग्रेस की सरकार ने इस फैसले को संसद में पलट दिया। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए और एक अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए 3 तलाक को बिल्कुल एक इतिहास बना दिया। आज मुस्लिम महिलाएं यदि मैं तो कहता हूं कि शायद हो सकता है कि मुस्लिम महिलाएं बहुत संख्या में इस दल को मत देती हूं। फिर आपने कहा राम मंदिर बनाना, किसी ने सोचा ही नहीं था और विपक्ष मजाक उड़ाया करता था कि राम मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन तारीख बता करके राम मंदिर बना और राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हुआ, वह पूर्ण भी हुआ, उसके शिखर पर ध्वज भी लगा और निश्चित रूप से राम मंदिर का बनना एक ऐतिहासिक घटना है और हमें हमारे गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। नागरिकता संशोधन जब आया तो लोगों ने कहा कि ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, पड़ोसी देशों में जब पहले से ही और पाकिस्तान के इस समय के जो फील्ड मार्शल है, मैं उसको कभी फील्ड मार्शल नहीं कहता हूं, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने तो वो 2 धर्मों पर बने 2 राष्ट्रों की थ्योरी को बार बार कहा और शायद उसी के कारण इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर है हमें करना भी पड़ा, उसको उसकी औकात दिखाने के लिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि पड़ोसी देशों में, उन देशों में अल्पसंख्यक कौन है? तो हिंदू हैं। यदि वह विस्थापित होकर के वापस हमारे देश में आते हैं तो उन्हें हमारे देश में क्यों ना स्थान मिले और उनके स्थान पर घुसपैठियों को किस तरह से रोका जाए। घुसपैठिए मेरे वोट बैंक बन जाएं, घुसपैठिए अगर वोट नहीं देंगे तो हम तो चुनाव हार जाएंगे, जैसे ममता दीदी हार गई। तो निश्चित रूप से नागरिक संशोधन कानून एक बहुत बड़ा स्टेप था और नक्सलवाद को तय समय सीमा देते हुए, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे उड़ीसा रहा हो, चाहे आंध्र का वो प्रदेश रहा हो, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा था ये नक्सलवाद। ये नक्सलवाद भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले उस कॉरिडोर पर कब्जा करके, और अक्सर कई लोगों ने कहा भी ना कि हम गर्दन दबा देंगे और गर्दन दबाने के बाद वो उसको तड़पने देंगे। जितनी भी देश विरोधी ताकतें थी उसका जवाब भी जनता ने दे दिया। खासकर से हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो इस बार चुनाव हुए हैं
और जो अब चुनावों के बाद हो रहा है वो तमाम उन्हीं चीजों का नतीजा है जो देश विरोधी रही है। नरेंद्र जी, मैं आपसे माफी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगी क्योंकि समय नहीं है, लेकिन क्योंकि 10 जून 2026 ऐतिहासिक दिन है, इसीलिए कल भी विशेष चर्चा हमारी होगी इस पर, और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जरूर जुड़ें। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए।